Good afternoon to all of you. So, this is the second part of the endocrine system. पिछले वाले लेक्चर में till now we have discussed about the posterior pituitary तक हमने डिस्कस किया है. So, posterior pituitary में हमने लास्ट हमारा हार्मोन डिस्कस किया था, दैट इज ऑक्सीटोसिन. हमें पता है कि ऑक्सीटोसिन हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. एंड ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी में हेल्प करता है, बेबी को बाहर निकालने में हेल्प करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है, ब्रेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि मिल्क बाहर आ सके. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट वी मूव टू दी पीनियल ग्लैंड. तो एज यू कैन सी दैट कि पीनियल ग्लैंड ब्रेन में है, राइट. एंड सेकेंड थिंग कि इट्स वेरी स्मॉल ग्लैंड, बहुत छोटी सी ग्लैंड है, ब्रेन में लोकेटेड है. तो हमारे ब्रेन में लोकेटेड कहाँ पे है एग्जैक्टली? ये लोकेटेड है हमारे थर्ड वेंट्रिकल पे, थर्ड वेंट्रिकल के रूफ में. सो थर्ड वेंट्रिकल क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रेन में कुछ स्पेसेस हैं, कुछ कैविटीज हैं, खाली जगह है. उस खाली जगह से क्या होता है, हमारा CSF मूव करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये CSF करता क्या है? ये CSF हमारे ब्रेन को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, और किसी भी इंजरी से प्रिवेंट करता है. खैर, ये तो हो गई नर्वस सिस्टम की बात, ये छोड़ दीजिए. हम हमारे हॉर्मोन्स पे आ जाते हैं या हमारे ग्लैंड्स पे आ जाते हैं. सो थर्ड वेंट्रिकल मैं आपको शो कर देती हूँ. ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेड जोन है, रेड वाला जो एरिया है, दैट इज थर्ड वेंट्रिकल. उसके आसपास वाले जो एरिया हैं, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ दी पेंसिल शो करती हूँ. ये देखिए, ये जो ब्लू वाले एरिया आप साइड में देख रहे हो, ये जो ब्लू वाले जा रहे हैं, दैट इज लेटरल वेंट्रिकल. साइड वेंट्रिकल, इसको फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल भी बोलते हैं. एंड ये जो एरिया है रेड वाला, दिस एरिया, ठीक है, दैट इज थर्ड वेंट्रिकल. तो इसके जो रूफ एरिया में है वो है पीनियल ग्लैंड. ओके, नीचे वाला देख लीजिए आप, ये नीचे वाला दैट इज फोर्थ वेंट्रिकल. ये जो नीचे कॉनिकल शेप आपको दिख रहा होगा, दैट इज फोर्थ वेंट्रिकल. तो इस थर्ड वेंट्रिकल के रूफ एरिया में हमारी मिलती है पीनियल ग्लैंड. सो इस पीनियल ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, देख लेते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है. इसका मेन फंक्शन है एक हार्मोन को रिलीज करना, दैट इज मेलाटोनिन हार्मोन. ठीक है, ये मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है. हालांकि एक छोटी सी कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्ड ग्लैंड होती है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करती है, दैट इज मेलाटोनिन. अब ये मेलाटोनिन हार्मोन है क्या, ये देख लेते हैं. तो यहाँ पे आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि डे और नाइट की कुछ इमेज दिखाई गई है. ये देखिए, यहाँ पे नाइट एंड यहाँ पे डे. ठीक है, तो मेलाटोनिन डे और नाइट से आप कहीं ना कहीं एक आइडिया तो लगा सकते होंगे कि डे नाइट का मतलब ये है स्लीपिंग. ठीक है, इट इज जस्ट टोटली रिलेटेड टू दी स्लीपिंग. ये हमारे स्लीप साइकिल को मेंटेन करके रखता है. कभी आपने सोचा है कि आपको रात में नींद क्यों आ जाती है? यस आई नो कि आप थक जाते हो डेली काम करके, ठीक है, यस आई नो कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, बट रात में ही क्यों? आप अपनी बॉडी को डे में क्यों नहीं रेस्ट कराते हो? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है. मैं ये भी जानती हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम चाहें तो दिन में रेस्ट कर सकते हैं, बट दिन में वर्किंग डेज होते हैं, इसी वजह से हम रेस्ट नहीं करते. बट दिस इज नॉट अ फैक्ट. एक्चुअली फैक्ट क्या है, जो हमारा स्लीपिंग हार्मोन है मेलाटोनिन, ठीक है, वो हमारा रात में बहुत एक्सेस में रिलीज होता है, बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें नींद आ जाती है. डे में क्यों नहीं रिलीज होता है? क्योंकि ये डे लाइट में सप्रेस रहता है. एक्चुअली मेलाटोनिन की एक और प्रॉपर्टी है कि वो अंधेरे में इंक्रीज होता है. जो हमारा ब्रेन है, हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है, वो मेलाटोनिन हार्मोन को तभी इंक्रीज करता है जब उसको अंधेरा दिखता है. मतलब समझ लीजिए, हमारी आईज देखती हैं कि
लाइट है या डिम लाइट है या कंप्लीटली अंधेरा है, ठीक है। तो डिम लाइट में आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब आप लाइट ऑफ कर देते हो तो भी आपको दिन में नींद आने लगती है स्लोली स्लोली। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हमारी आईज देखती हैं कि अंधेरा हो गया है तो हमारे आईज में जो इम्पल्सेस हैं वो जनरेट हो जाती हैं। वो इम्पल्सेस जाती हैं हमारी कहाँ, ब्रेन में, और ब्रेन को एक मैसेज करती हैं कि अंधेरा है, मतलब रेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है और हमें दिन में भी नींद आ जाती है। नाइट में क्या है, नाइट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेलाटोनिन को इंक्रीज करने में हेल्प कराती हैं। जैसे हमारी बॉडी की थकान, फैटीग, हम थक जाते हैं दिन में काम करके, तो जब हम अपने बेड पे लेटते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, रिलीफ चाहिए होता है। हमारी बॉडी रेस्टिंग पीरियड पे चली जाती है। उस टाइम पे मेलाटोनिन का लेवल हाई हो जाता है और हमें तुरंत ही नींद आ जाती है या हमें आराम से नींद आ जाती है। प्लस हमारी जो आईज की इम्पल्सेस हैं वो भी क्या करती हैं, मैसेज पास करती हैं कि रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, मेलाटोनिन शुड इंक्रीजेस, ठीक है। मेलाटोनिन इंक्रीज हो जाता है ब्रेन के थ्रू और हमें नींद आ जाती है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब इस इमेज में देखिए, जैसे ही रात हुई, नाइट मोड स्टार्ट हुआ, हमारा स्टिमुलेशन, इम्पल्स का स्टिमुलेशन हो गया, इम्पल्स जनरेट हो गई, ठीक है, और हमारा मेलाटोनिन इंक्रीज हो गया। जैसे ही हमारा मेलाटोनिन इंक्रीज हुआ, वो मेलाटोनिन हमारे पूरे ब्लड के अंदर फैल जाता है, पूरे ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। कैसे चला जाता है, हमारे जितने भी सेल्स हैं वो उसको रिसीव कर लेते हैं और वो ब्लड के अंदर ट्रांसफर करा देते हैं। या कह सकते हैं कि ब्लड वेसल के थ्रू भी मेन हमारे सेल्स के अंदर, टारगेट सेल्स के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ही वो ट्रांसफर हो जाता है हमें नींद आ जाती है, हमारी बॉडी को बहुत रेस्ट फील होता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स फील होता है और हम नींद आ जाती है। अब मेलाटोनिन डिक्रीज कब होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। मेलाटोनिन डिक्रीज होता है जैसे ही मॉर्निंग होती है, मेलाटोनिन अपने आप ही डिक्रीज होने लगता है। जैसे ही हमारे आईज को पता चलता है कि लाइट दिख रही है या लाइट स्टार्ट हो गई है, लाइट हमें कहीं से भी दिख रही है, तो हमारी आंखें अपने आप ही क्या करती हैं, एक इम्पल्स जनरेट करती हैं, आईज इम्पल्स जनरेट करती हैं और मेलाटोनिन अपने आप ही डिक्रीज होने लगता है। कैसे, नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। आईज ने क्या किया, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, किसको, हाइपोथैलेमस को, कि अब नीड नहीं है मेलाटोनिन की, और हाइपोथैलेमस ने क्या किया, उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया और हमारी आंखें खुल गई और हम उठ गए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको मैकेनिज्म आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन। अच्छा, एक चीज और, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो एग्जाम टाइम में या ज्यादा हम टेंशन लेते हैं तो हमें रात में तो नींद नहीं आती है, जबकि वो रात हो जाती है, हमारी बॉडी थक भी जाती है, हमें रेस्ट चाहिए होता है, हमारे ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता है, हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, तब क्यों नहीं मेलाटोनिन इंक्रीज होता है? तो उसका एक रीजन है। एक्चुअली मेलाटोनिन और जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है दैट इज कॉर्टिसोल, वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई मीन टू से कि अगर मेलाटोनिन इंक्रीज होता है तो स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। आप खुद सोचिए, जब आप अच्छी सी नींद लेके उठते हो तो आपके माइंड का स्ट्रेस जो होता है वो डिक्रीज मिलता है आपको, ठीक है। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही मेलाटोनिन इंक्रीज होगा, स्लीप हार्मोन इंक्रीज होगा, वैसे ही स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा इंक्रीज होगा, मेलाटोनिन अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हमें एग्जाम टाइम में नींद नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को आ भी जाती होगी, बट नॉर्मल फिनोमेना यही कहता है कि अगर स्ट्रेस आपका ज्यादा है तो आपको नींद कम आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शंस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फंक्शन आप देख सकते हो, रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट हमारा ये रहा फंक्शन, दिस इज रिप्रोडक्शन। सो मेलाटोनिन का अब क्या इफेक्ट पड़ता है रिप्रोडक्शन पे? तो हम सब जैसे जानते हैं कि हमारी बॉडी को रेस्ट मिल जाता है जब हम सोते हैं, और सोते हैं मतलब मेलाटोनिन हमारा हाई रहता है। तो जब बॉडी हमारी रेस्टिंग पीरियड पे जाती है तो हमारे सारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको भी एक टाइम मिल जाता है अपने आप को रेस्ट कराने का, ठीक है। और कोई चीज कितना भी आप उसको यूज कर लो, अब आप अगर इलेक्ट्रिसिटी देखो तो आप थोड़ी देर के लिए अपना फैन भी ऑफ करते होगे, लाइट भी ऑफ करते होगे, ठीक है, उनको रेस्ट देने के लिए, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म अच्छे से काम करे।
ऐसे ही हमारी बॉडी का फंक्शन होता है कि हम जब सोते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स क्या करते हैं, रेस्टिंग मोड पे रहते हैं, ठीक है, एनर्जी कम यूज होती है ना। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पे मेनली मेलाटोनिन का फंक्शन बहुत हाई रहता है। हाई इसलिए रहता है क्योंकि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि उसे रेस्ट और स्लीप कंप्लीटली लेनी है, ठीक है, उसको स्ट्रेस नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर वो स्ट्रेस लेगी, ठीक है, वो अपनी स्लीप नहीं ले पाएगी क्योंकि वो स्ट्रेस लेगी। और स्ट्रेस लेने की वजह से क्या होता है, ये मैं आपको रिप्रोडक्शन में इजीली एक्सप्लेन करूंगी। स्ट्रेस लेने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है टाइम से पहले, और टाइम से पहले डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बेबी की डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि आपको अच्छे से 8 घंटे की स्लीप नाइट में लेनी है, 2 घंटे की स्लीप आपको मॉर्निंग में लेनी है, जिसकी वजह से बेबी अपने टाइम पे मतलब 9 मंथ पे ही बाहर आए, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में मेलाटोनिन बहुत हेल्प करता है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा एक और चीज ये भी है कि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा जो सेक्स हार्मोन है दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो क्या करता है, वो अपने आप ही कम होने लगता है। और जैसे ही वो कम होने लगता है तो हमारे सेक्स हार्मोन अपने आप ही कम होने लगते हैं। तो मेलाटोनिन उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्यूनोमोड्यूलेशन। इम्यूनोमोड्यूलेशन का मतलब होता है इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखना, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे स्लीप हार्मोन है तो वो इम्यून सिस्टम को कैसे मेंटेन करके रखेगा। तो सिंपल सी चीज है, स्लीप हार्मोन अगर अच्छे से इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी को रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, हमारी स्किन को रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, ठीक है, हमारे हर ऑर्गन को रेस्ट करने का थोड़ा टाइम मिलेगा। जैसे ही हमारे ऑर्गन को या हमारी बॉडी को रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, तो हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल्स से मिलके बनी है। हर सेल्स के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। तो हमारे कहीं भी इंजरी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो हमारे डीएनए जो है वो उस इंजरी को क्या करता है, रिकवर करता है, ठीक है, उसको ठीक करता है। हमारे सेल्स रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं जब हम रेस्टिंग पीरियड पे होते हैं, और हमारे जितना भी इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छे से वर्क करता है। तो जब हम सोएंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम अच्छे से फंक्शन करेगा और हमारी जितनी भी इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम है बॉडी की वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एनर्जी बैलेंस। तो आप खुद सोचिए, इट्स वेरी इजी, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। एनर्जी बैलेंस में क्या हो रहा है कि एनर्जी बैलेंस होगी, सिंपल सी चीज़ है, हम मॉर्निंग में भी अगर वर्क करेंगे, नाइट में भी अगर वर्क करेंगे तो हमारी एनर्जी कंप्लीटली यूज होती रहेगी, ठीक है, तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगी। सो अगर हम मॉर्निंग में वर्क करते हैं और नाइट में अच्छे से स्लीप लेते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होगी, बैलेंस रहेगी, और हम अच्छे से अपना मॉर्निंग का फंक्शन कर सकते हैं। आप सोचिए अगर आप मॉर्निंग में भी काम कर रहे हो, नाइट में भी काम कर रहे हो, तो आप अच्छे से किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं बनेगी। और हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई भी काम करने के लिए। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है और आपका हर काम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपका माइंड अच्छे से वर्क करता है, आपका ब्रेन आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें आप सोच सकते हो, इनोवेशंस आप कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें एनर्जी पे बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान से सुनिएगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट एक कह सकते हैं कि हमारे अंदर का एक फंक्शन होता है। एक्चुअली हमारे सेल्स, हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके एक सेल बनाता है, और वो मॉलिक्यूल्स किससे अटैच होते हैं, केमिकल चेन से अटैच होते हैं, ठीक है। अगर वो केमिकल चेन किसी भी वजह से ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, तो वो मॉलिक्यूल बिखर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और वो सेपरेट होके क्या करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट देते हैं बॉडी को। वो सेपरेट होके जहां जहां जाते हैं वहां वहां बॉडी को हार्म करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेलाटोनिन है वो एंटीऑक्सीडेंट कैसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है
कि वो हमारे टिश्यू इंजरी और सेल्स की इंजरी से प्रिवेंट कर रहा है। हम सब जानते हैं कि इम्यून पावर बढ़ रही है जब हम सो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सेल्स अगर इंजर्ड भी होते हैं, ठीक, और हमारी केमिकल चेन टूटने के चांसेस भी होते हैं, तो रात में वो रिकवर हो जाते हैं, है ना। रात में हमारे डीएनए, हमारे सेल्स की रिकवरी हो जाती है और एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन हो जाता है, ठीक है। वो सारे केमिकल चेन टूट के मॉलिक्यूल्स इधर उधर सेपरेट नहीं होते हैं और हमारे एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट है एंटी एजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो एंटी एजिंग क्यों हो रही है? एंटी एजिंग मतलब कि हम टाइम से पहले हमारे जो रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, हम एजड नहीं दिखेंगे, हम ज़्यादा ओल्ड नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम टाइमली स्लीप लेते हैं, ठीक है, तो हमारी स्किन पे जो इम्यून सिस्टम फंक्शन कर रहा है वो अच्छे से फंक्शन करेगा और हमारी स्किन पे क्या होगा? रिंकल्स नहीं आएंगे, हम एजड नहीं दिखेंगे टाइम से पहले। तो अच्छे से सोइए। एक्स्ट्रा सोना भी गुड नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगी। 8 घंटे की अपनी स्लीप लीजिए अच्छे से, ठीक है, कंप्लीट स्लीप लीजिए, जिससे कि आपका इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करें, ठीक है। तो एजिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइम से पहले एजड आप लगोगे तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा और आपकी स्किन भी अजीब लगेगी। तो मेलाटोनिन क्या कर रहा है कि वो जो है स्किन के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रख रहा है। नेक्स्ट है एंटी ट्यूमरल। ये भी डायरेक्ट स्किन ट्यूमर से पे डिपेंड करता है। वैसे ये हर ट्यूमर पे डिपेंड करता है, मेनली ये स्किन ट्यूमर पे डिपेंड करता है, स्किन कैंसर पे, ठीक है। तो स्किन कैंसर से बच रहे हैं हम लोग, या इंटरनल किसी भी ऑर्गन के ट्यूमर से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए या हमारे सेल्स को रेस्ट चाहिए और वो रेस्ट हमें रात में मिल रहा है। किसकी हेल्प से मिल रहा है? मेलाटोनिन की हेल्प से मिल रहा है। तो हमारे एक्स्ट्रा डिवीजन ऑफ दी सेल्स नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि कैंसर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स, ठीक है। तो नॉर्मल ग्रोथ तब रहती है जब हम अपने सेल्स को रेस्ट देते हैं, तो वो नॉर्मली फंक्शन करते हैं, नॉर्मल ग्रोथ उनकी रहती है। तो मेलाटोनिन उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉडी वेट पे। तो अगर आपको लगता है, आपने सुना होगा बहुत जगह से कि जब ज़्यादा सोने वालों का वेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, फैट इंक्रीज होता है, तो ये सही है। तो इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है कि हम जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सोएंगे। अब लॉकडाउन है तो इसमें मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत ज़्यादा सो रहे होंगे एंड आप अपना वेट मेजर कर लीजिएगा, वो भी इंक्रीज हो ही रहा होगा। सो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादा सोने से हम एनर्जी अपनी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हमारी बॉडी की एनर्जी एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रही है। और आपको पता है कि जब हमारे अंदर ग्लूकोज लेवल एक्स्ट्रा इंक्रीज होता है तो वो आगे चल के फैट में चेंज हो जाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जितना हम लेते हैं, ठीक है, जितना यूटिलाइज होना होता है वो यूटिलाइज हो जाता है और जितना एक्स्ट्रा बचता है वो हमारा फैट, पहले तो उसको लीवर स्टोर करके रख लेता है। अब लीवर जितना स्टोर कर पाएगा उतना स्टोर करेगा, उससे भी ज्यादा अगर ग्लूकोज इंक्रीज होगा आपके अंदर तो वो कहाँ जाएगा? तो वो फैट में चेंज हो जाता है और आपका वेट इंक्रीज हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल। तो मैं आपको ये पहले मैकेनिज्म में एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि स्लीप और वेक साइकिल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट इज जस्ट बेसिस ऑन दी मेलाटोनिन। अगर मेलाटोनिन आपका नॉर्मल है, अगर आपका मेलाटोनिन नॉर्मल है तो आपका स्लीप, अगर आपका मेलाटोनिन नॉर्मल है तो आपकी जो ये स्लीप और वेक साइकिल है वो भी नॉर्मल चलेगी। आपको जितना सोना होगा आप उतना सोगे, आई मीन टू से जैसे ही डे हो जाएगा आप उठ जाओगे, नाइट होगी आप सो जाओगे। और अगर आप अपनी स्लीप को सप्रेस करोगे, आप जानते हो जब आप रात में एक्स्ट्रा जागने लगते हो, ठीक है, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है। वो हैबिट क्यों बन जाती है? हैबिट इसलिए बन जाती है क्योंकि मेलाटोनिन जो होता है वो आपका सप्रेस हो जाता है। आपका जो ब्रेन है वो मेलाटोनिन को डिक्रीज करने लगता है, कम रिलीज करता है, ठीक है। लेस रिलीज करने से, मेलाटोनिन रिलीज करने से क्या होता है कि बाद में आपको नींद कम आने लगती है और आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शन है बॉडी के वो क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। इट्स नथिंग टू लाइक कंफ्यूज अबाउट। आप अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली और प्रोफेशनली, व्हाटएवर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फंक्शन क्लियर हो गए होंगे, इट्स वेरी इजी।
नेक्स्ट हमारी जो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। सो एज यू कैन सी दैट इन अ इमेज, आप इमेज में देख लीजिए कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पे है। पहले मैं इस इमेज में आपको शो करती हूँ। इस इमेज में देखिए, ये रही आपकी थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये कहाँ पे है? जस्ट बिलो द ट्रैकिया, जस्ट बिलो द थायराइड ग्लैंड, या कह सकते हैं लैरिंग्स के नीचे दिख रही होगी आपको, ठीक है। लैरिंग्स के नीचे, थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे है आपकी थाइमस ग्लैंड, और अबव द ट्रैकिया। अब आप यहाँ पे देख लो, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, दिस इज थाइमस ग्लैंड। ये वाला पोर्शन, आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये पूरा है, दिस इज थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड के नीचे है, बिलो द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नाउ अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। अगर इंटरनली हम थाइमस ग्लैंड को कट करते हैं तो हमारे दो मेन, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हमारे इसमें दो मेन पोर्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल कॉर्टेक्स, ठीक है, बाहर वाला जो पोर्शन है, जो कि आप देख सकते हो डार्क पोर्शन है। ये डार्क कलर से जितना भी आपको पोर्शन, आउटर पोर्शन दिख रहा है कट करने के बाद, जो एज एरिया में दिख रहा है, किनारों एरिया में दिख रहा है, दैट इज एक्सटर्नल कॉर्टेक्स। और जो आपको इनर लाइट पोर्शन दिख रहा है, दैट इज इंटरनल मेडुला, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये दोनों हार्मोनल फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो ये हमारा बाहर वाला पोर्शन है कॉर्टेक्स, ठीक है, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट पोर्शन होता है, और ये ट्रायंगुलर शेप्ड का है, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगुलर, इसका शेप आप देख सकते हो कि ये ट्रायंगुलर शेप का है। और जो हमारा इनर मेडुला है वो भी एक सॉफ्ट पोर्शन है, बट कट करने के बाद इंटरनली ये सॉफ्ट है, बट इसका आप समझ लीजिए कि इसका जो फंक्शन है वो बहुत हार्ड है। हार्ड मीन्स इसका फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या है कि इम्यूनिटी को, इम्यून सेल्स को क्या करता है, मेक करता है, ठीक है। इम्यून सेल्स का ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है ब्लड में, और उसे बनाता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करता है, कॉर्टेक्स और मेडुला मिलके फंक्शन करते हैं। अब करते कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। सो यू कैन मेक द नोट्स विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड, ठीक है। सॉफ्ट पोर्शन होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है, इम्यून सिस्टम में फंक्शन करता है। कहाँ पे दिख रहा है, स्टर्नम के पीछे है, ठीक, दो लोब्स में डिवाइड है, ओके। देन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट होता जा रहा है, ठीक है। जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो इसका जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम इन्फेंट होते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी लेस होती है, उस टाइम पे इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। हमारी प्यूबर्टी एज तक हमारी इम्यूनिटी पावर एकदम डेवलप हो जाती है। प्यूबर्टी एज कौन सी होगी हमारी, वही 13 से 14 एज वाले टाइम में हमारी जो इंटरनल इम्यूनिटी है, ठीक है, वो हमारी मेंटेन हो जाती है। और जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज होती जाती है। क्यों डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि हर ऑर्गन का फंक्शन डिक्रीज होता जाता है। अब अगर थाइमस का फंक्शन डिक्रीज होगा तो उसका मेन फंक्शन क्या है, इम्यून सेल्स को बनाना, तो इम्यून सेल्स डिक्रीज हो जाएंगे। जब इम्यून सेल्स डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन देख लीजिए, टी सेल्स बनाता है। टी सेल्स हमारे जो होते हैं वो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, ठीक है। इम्यून सेल्स को हम टी सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हो क्या रहा है। अब जो हमारा कॉर्टेक्स है, ठीक है, वो कर क्या रहा है, वो टी सेल्स को मैच्योर कर रहा है। कॉर्टेक्स हमारा आउटर पोर्शन था, आउटर एज वाला पोर्शन, ठीक है, आउटर एज वाला पोर्शन था, ठीक है। वो क्या कर रहा है, टी सेल्स को मैच्योर करने में हेल्प कर रहा है। इसने क्या किया, टी सेल्स को इमेच्योर टी सेल्स को मैच्योर करना स्टार्ट किया, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया, ठीक है।
क्योंकि अगर उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो वो इम्यून सिस्टम में कैसे फंक्शन करेंगे। ठीक है, उन्होंने उसको कैपेसिटी को बढ़ाया। कैपेसिटी को बढ़ाने के बाद उन्होंने उसको क्या किया, प्लोरिफरेशन किया, मतलब उसको मल्टीप्लाई किया, बहुत सारे टी सेल्स बना दिए। टी सेल्स बना के उसको मेच्योर करके उसको सेंड किया इनर मेडुला में, जो हमारा लाइट पोर्शन था। इनर मेडुला ने क्या किया, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसने डिटेक्ट किया कि कौन से टी सेल्स अच्छे हैं और कौन से टी सेल्स यूजलेस है। ठीक है, जितने भी यूजलेस टी सेल्स थे जो कि अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाए थे, जो कि अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते, उन टी सेल्स को डीजनरेट कर दिया, उनका कोई काम नहीं है। और जितने भी अच्छे मेच्योर टी सेल्स थे जो अच्छे से फंक्शन कर सकते थे, उनको उसने सेंड किया कहाँ, ब्लड के अंदर, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन आपके अंदर आए और वो डायरेक्ट उसको किल कर सके। आई थिंक थाइमस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी कौन सी ग्लैंड आ रही है। नेक्स्ट है हमारी पैनक्रियाज। तो हम सभी जानते हैं कि पैनक्रियाज तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ग्लैंड है। ठीक है, सभी ने इसका नेम भी सुना होगा, हम सब जानते हैं। तो आपको देखने में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि कैसे लेटा है, हॉरिजेंटली। ठीक है, हॉरिजेंटली ये लाए है। देन इसके पास इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे टेल हो गया, हेड हो गया, ठीक है, नेक हो गया, ठीक है, या बॉडी हो गई। 3 पार्ट इसके डिवाइडेड है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है, जो पैनक्रियाज है हमारा ग्रीक वर्ड से निकला है, जो कि ब्रेक डाउन हुआ है 2 पार्ट में, डेट इज पैन एंड क्रियाज। पैन मीन्स ऑल, क्रियाज मीन्स फ्लैश। ये पूरा फ्लैश होता है, एक फ्लैश का टुकड़ा है, लेकिन इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट है, फंक्शन है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक, ये दोनों काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन वर्क करता है। देखिए, एंडोक्राइन तो हम पढ़ ही रहे हैं, मैंने आपको बताया एंडोक्राइन मतलब जितने भी हार्मोन है वो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई में जा रहे हैं, दैट इज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या है, जितने भी हार्मोन है वो ब्लड सप्लाई में ना जाके डक्ट में जा रहे हैं और हमारे आउटर एरिया में जा रहे हैं, ब्लड सप्लाई में डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, वो है एक्सोक्राइन। ठीक है, तो ये जो है दोनों तरह से फंक्शन करता है, एंडो और एक्सो बोथ। 80 ग्राम्स का इसका अप्रोक्सीमेटली वेट है, वेट चाहे कितना भी कम या ज्यादा हो, बट इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल एनाटॉमी आप देख लीजिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हॉरिजेंटली है। ठीक है, इसकी स्केल किससे अटैच है, आई मीन किसके नियर है, स्प्लीन के नियर है। ठीक है, स्प्लीन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं कि स्प्लीन में क्या होता है, हमारे जो भी जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका ग्रेवयार्ड है, उसमें स्प्लीन क्या करता है, उसकी डेथ हो जाती है। आई मीन जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं उनकी डेथ किसमें होती है, स्प्लीन के अंदर। जितने भी यूजलेस सेल्स होते हैं ब्लड के, उसमें क्या होता है, स्प्लीन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। टेल कहाँ चली गई, टेल है हमारी कहाँ, नियर द स्प्लीन। हेड कहाँ पे है, ड्यूडेनम में है। देखिए, मैं आपको इस इमेज में दिखाती हूँ। ड्यूडेनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये देखिए, ये ड्यूडेनम एरिया है। ठीक है, ये हेड है और ये ड्यूडेनल एरिया है। तो ड्यूडेनम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, ठीक, जो कि एब्डोमेन से अटैच होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। देन इंफीरियरली मतलब नीचे से कैसे अटैच है, नीचे से ही अटैच है जियोजेनम में, जो कि सेकेंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि डायरेक्ट अटैच होता है ड्यूडेनम से। ठीक है, सुपीरियरली मतलब ऊपर से ये किससे अटैच है, आप देख सकते हो, देखिए स्टमक से अटैच होता है, ये डायरेक्टली स्टमक से अटैच होता है, पर पीछे की तरफ से। ठीक है, पोस्टीरियरली ये स्टमक से अटैच होता है, देन पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया में। अब इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं लीवर से क्या है। तो ये ग्रीन वाली इमेज देखिए, आपको 2 डक्ट दिख रही होंगी, एक ये और एक ये। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक मतलब लीवर, लीवर को हम सेकेंड नेम से भी जानते हैं, दैट इज हिपैटिक। अब चाहे हिपैटिक आए चाहे लीवर आए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से स्टार्ट हुआ हमारा ये डक्ट। ठीक है, आगे गया, कंबाइन हुआ एक कॉमन डक्ट में। देखिए, ये दोनों आगे गए और एक
कॉमन डक्ट बना ली, ये वाली कॉमन डक्ट बना ली, इन दोनों ने अटैच किया एक दूसरे को, कॉमन डक्ट बना ली, उसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये रहा हमारा ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो अब ये आगे चल के देखिए गॉल ब्लैडर की एक डक्ट से अटैच हो गए, ये देखिए गॉल ब्लैडर की ये वाली डक्ट है, इससे ही अटैच हो गए, जिसको हमने बोला सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब ये सारी ये जो कॉमन डक्ट है और ये जो सिस्टिक डक्ट है, ये दोनों मिल गई, ठीक है। ये दोनों मिलने के बाद आगे चल के एक डक्ट बनाते हैं, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। आगे चल के एक डक्ट बनाते हैं, ये जो डक्ट जा रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट बनने के बाद अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये मेन हमारी जा रही है कहाँ, पैनक्रियाज के अंदर, ठीक है। और पैनक्रियाज के अंदर ये देखिए यहाँ से गई और पैनक्रियाज की मेन डक्ट से जाके अटैच हो गई। अब पैनक्रियाज की मेन डक्ट कौन सी है, ये है मेन डक्ट, जो कि सिंपली पैनक्रियाज के अंदर सिचुएटेड है। देखिए पैनक्रियाज की मेन डक्ट से जाके ये पिंक वाली डक्ट अटैच हो गई, ठीक है। ये था हमारा रिलेशनशिप लीवर से गॉल ब्लैडर पैनक्रियाज का। सो जो एंड पॉइंट है, ठीक है, वो हमारी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से पूरा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, ठीक है, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो कॉमन बाइल डक्ट है हमारी, वो किस में जा रही है, वो जा रही है ड्यूडेनम में, ठीक है। और ड्यूडेनम ये वाला पोर्शन हमारा ड्यूडेनम है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ड्यूडेनम में जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है और डायरेक्टली जाके ओपन हो जा रही है ड्यूडेनम के अंदर। तो आप समझ लीजिए जितना भी केमिकल आएगा, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, इस डक्ट की हेल्प से कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और जो कि क्या कहते हैं, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में हेल्प करेगा। मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये थी हमारी एनाटॉमी, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मूव टू दी फंक्शनल एनाटॉमी। अब फंक्शन इसका क्या है, ठीक, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एलोंगेटेड एक लंबी सी ये ग्लैंड है, रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब रेट्रो मीन्स बैक साइड, पेरिटोनियल मतलब एब्डोमेन यानी स्टमक, स्टमक के बैक साइड में ये अटैच होता है, ठीक है, या स्टमक के बैक साइड में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखिए स्प्लीन से इसकी जो टेल है वो स्प्लीन से अटैच है डायरेक्ट, ओके। 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, बॉडी एंड टेल। फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं, ये तो था एनाटॉमी का, अब आते हैं फिजियोलॉजी पे। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं कि ये 2 पार्ट में मेनली डिवाइड है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दोनों तरह से फंक्शन करता है। कुछ केमिकल सब्सटेंस ये डायरेक्ट ब्लड में भी भेजता है और कुछ केमिकल सब्सटेंस ये आउट ऑफ द ब्लड भी भेजता है। तो आउट ऑफ द ब्लड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन। तो आउट ऑफ द ब्लड ये क्या भेज रहा है, ये देखिए पैनक्रियाटिक जूस भेज रहा है। मैंने आपको बताया था ना पैनक्रियाटिक जूस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और एब्जॉर्ब कराने में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारा एंडोक्राइन फंक्शन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। एंडोक्राइन यानी कि ये ब्लड में डायरेक्ट कौन से हॉर्मोन्स भेज रहा है, ठीक है, ब्लड में देख लेते हैं ये कौन से हॉर्मोन्स डायरेक्ट ये भेज रहा है। ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन। तो नाम तो आई थिंक आपने सुना ही होगा शाहरुख खान की फिल्मों की तरह, ठीक है। तो ये इंसुलिन इट्स वेरी कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन। करता क्या है ये क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज लेवल को बहुत हाई होने से बचा रहा है। आपको पता है जितने भी डायबिटिक लोग होते हैं जिनको शुगर है, उनके अंदर 2 प्रॉब्लम होती हैं, या तो उनका इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है या तो उनका इंसुलिन लेस सिक्रीट होता है। अगर सिक्रीट नहीं होगा तो भी शुगर बढ़ जाएगी, अगर कम सिक्रीट होगा तो भी शुगर बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हो। तो इंसुलिन का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये हम लोग को डायबिटीज होने से बचा रहा है, ठीक है। अब ये कैसे बचा रहा है वो देख लेते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ दी ग्लूकोज, ग्लूकोज को यूटिलाइज कैसे कर रहा है, हम सब जानते हैं ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो हमें शुगर हो जाएगी। तो ग्लूकोज लेवल को ये बचा रहा है एक्स्ट्रा होने से। कैसे बचा रहा है, यहाँ पे आप मैकेनिज्म देख लीजिए। इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग
अब आप ये देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल आया, हमने कुछ खाया, ठीक है, हमने कुछ खा लिया। अच्छा, मैं आपको एक और बताती हूँ, आपने 3 कप राइस खाए, 3 कप चावल खाए, 1 कप चावल तो आपका यूटिलाइज हो गया बॉडी में, दूसरा कप चावल जो था, 1 कप चावल आपका यूटिलाइज हुआ, राइस आपका यूटिलाइज हो गया, कैसे? वो एनर्जी बन के यूटिलाइज हो गया, वो इम्पोर्टेंट था। सेकेंड जो था, दूसरा कप आपने जो राइस खाया, वो क्या हुआ, उसको जो है लीवर ने स्टोर कर लिया, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो लीवर ने कहा लाओ ठीक है, मेरे पास स्पेस है, मैं रख लेता हूँ, और जब इसको एनर्जी की नीड होगी तो मैं इसको रिलीज कर दूंगा, ठीक है। थर्ड है हमारा, थर्ड जो कप है हमारा, वो हो गया हमारा एक्स्ट्रा, क्योंकि अब हमारे लीवर में भी जगह नहीं बची, और हमारे बॉडी ने भी जितना चाहिए था, जितना एनर्जी चाहिए था, उसने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। तो अब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होगा, मान लीजिए अगर इंसुलिन ना होता, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज बढ़ता चला जाता, और ये बढ़ने के बाद क्या करता, आपको डायबिटीज कर देता। पर इंसुलिन ने क्या किया, आपको बचा लिया। पैनक्रियाज ने क्या किया, इंसुलिन को सिक्रीट किया, इंसुलिन ने क्या किया, उस ग्लूकोज को क्या किया, इन ग्लूकोज को क्या किया, यूटिलाइज करा दिया। कैसे यूटिलाइज करा दिया, इंसुलिन देखिए यहाँ पे इंसुलिन सिक्रीट हुआ, उस इंसुलिन रिसेप्टर सिक्रीट हुए, उसने क्या किया, सेल्स के अंदर, ये सेल्स हैं हमारे, सेल्स के अंदर ग्लूकोज चैनल खोल दिए, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ना हो जाए इसके लिए उसने ग्लूकोज चैनल खोल दिए। जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, ये जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज चैनल के थ्रू आ गया किसके अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है, और फैट में चेंज हो गया, ठीक है, इसलिए हमारा वेट बढ़ जाता है। कहते नहीं है कि जितना भी मतलब आपका वेट है, आपको जब आपको डायबिटीज हो जाती है तो आपको वेट को रिड्यूस करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सेल्स होते हैं वो फैट हो जाते हैं, हम लोग हमारी जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से हमारा वेट बढ़ता है जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। आपने सोचा होगा, सुना होगा, मीठा खाने से वेट बढ़ता है, मीठा खाने से वेट बढ़ता है, ग्लूकोज लेने से वेट बढ़ता है, तो इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, जो कि इंसुलिन करा रहा है, ठीक। अब इंसुलिन जितना भी स्टोर करा पाया, अब सेल्स भी कितना करा लेंगे। जब इससे भी ज्यादा आप मीठा खाने लगते हो या ग्लूकोज लेने लगते हो, तो क्या होता है, आपको फिर वो इंसुलिन क्या करता है, अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, ग्लूकोज लेवल उसको सप्रेस कर देता है, और आपको शुगर होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म। मुझे पता है कि कुछ डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत इजी वे में आपको क्लियर कराया है। अब इसको थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट करता है। हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसीमिक मीन्स ग्लूकोज, इफेक्ट मीन्स इफेक्ट, ठीक है। तो कम ग्लूकोज हो गया, हो सकता है इंसुलिन ने अपनी पावर बहुत बढ़ा दी हो और ग्लूकोज लेवल कम हो गया हो, ठीक है। तो इंसुलिन ये भी करता है कि जब कहते नहीं है कि शुगर कम हो गई है, ठीक है, जल्दी से मीठा खिला दो, तो ये भी होता है क्योंकि इंसुलिन अपना फंक्शन बहुत ज़्यादा तेज करने लगता है, तो ग्लूकोज लेवल कभी ना कभी कम हो जाता है। पर हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए भी सॉल्यूशन है, आगे देखते हैं क्या सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा नेक्स्ट हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन हो गया हमारा ग्लूकागॉन, ठीक है। ये ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लूकोज जब बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है इंसुलिन की वजह से, उस ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा है, जिससे कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम ना हो और हमारे हार्ट अटैक ना आ जाए। तो हार्ट अटैक से बचाने के लिए, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकागॉन रिलीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही इंसुलिन बहुत ज्यादा ग्लूकोज को कम कर देता है, ग्लूकागॉन अपने आप ही ऑटोमेटिकली हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो आप सोचिए कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इंसुलिन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, नहीं सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इंसुलिन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो ग्लूकागॉन भी इंक्रीज होगा। जब इंसुलिन एक्सेस इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ग्लूकोज कम होने लगेगा, तो ग्लूकागॉन उसको मेंटेन करने के लिए रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ था, मतलब हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम हो गया। जैसे ही कम हो गया ग्लूकोज लेवल, वैसे ही क्या हुआ, लीवर ने उसको
लीवर के अंदर ग्लूकागॉन रिलीज होना स्टार्ट हो गया और उसने लीवर को क्या किया, हेल्प किया। आपको मैंने बताया था कि लीवर ने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करके रखा था, पर लीवर को भी एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसको कब वो ग्लूकोज को रिलीज करना है। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, लीवर को इंफॉर्मेशन पास करता है कि भाई अब तुम ग्लूकोज जो तुमने एक्स्ट्रा स्टोर करके रखा था वो रिलीज कर दो क्योंकि बॉडी को नीड है। ठीक है, तो लीवर क्या कर रहा है, ग्लूकागॉन की हेल्प से वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी में रिलीज कर रहा है और हमारी बॉडी में फिर से एनर्जी आ रही है। कभी आपने सोचा है कि आप 3 दिन 4 दिन खाना ना खाओ तो आप क्यों लाइव रहते हो, जिंदा कैसे रहते हो? क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसके अंदर, हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज फैट बन गया था ना, ठीक है, और लीवर के अंदर भी ग्लूकोज सेव हो गया था जो कि हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारा सेव होता है वो यूटिलाइज होने लगता है बॉडी के अंदर, जब तक हो पाता है। उसके बाद हमारी डेथ हो जाएगी अगर हमें खाने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो। आई थिंक आपको ग्लूकागॉन का भी फंक्शन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन पे। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, अब ये सोमैटोस्टैटिन बहुत इंटेलिजेंट है। इसने क्या किया, ये इतनी जल्दी रिलीज नहीं होता है। ये कब रिलीज हुआ, जब इसने देखा, आपने सुना होगा 2 बिल्लियां लड़ती हैं और बंदर ले जाता है रोटी, वही है फंक्शन यहाँ पे। जब इंसुलिन और ग्लूकागॉन का लड़ाई हो रही होती है कम ज्यादा करने की, तब ये सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है। ये सोमैटोस्टैटिन रिलीज इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के इफेक्ट को ये मेंटेन कर देता है। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन का मेन फंक्शन क्या है कि ये इन दोनों के इफेक्ट को मेंटेन कर देता है, क्योंकि अब बॉडी को क्या लगने लगा है कि इंसुलिन भी अपना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ग्लूकागॉन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो इन दोनों की तो लड़ाई हो रही है, अब इन दोनों की लड़ाई सॉर्ट आउट कौन करेगा? तो सोमैटोस्टैटिन उनकी लड़ाई को सॉर्ट आउट करता है, वो इंक्रीज होता है और इंसुलिन के इफेक्ट को कम करता है और हमारे जो ग्लूकागॉन है उसके इफेक्ट को कम करता है। कम कैसे करता है, ये मेंटेन करके रखता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है अंदर, अगर एक्स्ट्रा इंसुलिन है अंदर, तो ये क्या करेगा, इंसुलिन को डिक्रीज कर देगा। ठीक, कैसे कैसे डिक्रीज करेगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइपोथैलेमस और पैनक्रियास के फंक्शन को मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस को कितना ज्यादा इंसुलिन मतलब इंफॉर्मेशन देनी है पैनक्रियास को, वो मेंटेन करता है, और पैनक्रियास को कितना ज्यादा इंसुलिन को और ग्लूकागॉन को रिलीज करना है वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब देखिए कैसे मेंटेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इनहेबिट कर रहा है, यानी कम कर रहा है सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों को। और ये क्या कर रहा है, देखिए, अगर यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर ग्लूकागॉन ज्यादा इंक्रीज है यानी ग्लूकोज लेवल ज्यादा इंक्रीज है, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारी जीआई ट्रैक है, ठीक है, और हमारे इंटेस्टाइन है, उसमें क्या करेगा, मोटिलिटी को रिलीज कर देगा। क्यों रिलीज कर देगा, जितना भी वो मोटाइल होगी, जितना भी वो मोटाइल मतलब फंक्शन करना, मूव करना, जितना भी हमारी इंटेस्टाइन मूव करेगी उतना ही अच्छा सिक्रीशन होगा केमिकल का, और जो केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, अच्छी अच्छी न्यूट्रिएंट चीज़ों को ले लेती है, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, सोडियम, मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में भेज देती है। उसमें एक होता है हमारा ग्लूकोज को भी वो एब्जॉर्ब करती है और ब्लड में भेज देती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, ग्लूकागॉन ज़्यादा है, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो हमारा सोमैटोस्टैटिन क्या कर रहा है, इन सारे फंक्शन को डिक्रीज कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन को डिक्रीज कर रहा है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जब फंक्शन डिक्रीज होगा तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज कम जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए ग्लूकोज लेवल कम है तो ये इंसुलिन के इफेक्ट को बढ़ा देता है, इंसुलिन के सिक्रेशन को अगर ये ग्लूकोज लेवल कम है तो ये ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिससे कि हमारा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाए और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाए। ठीक, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा
दिस इज ऑल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन वेरी इजली और आपको भी क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.